स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि GOC अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो का पर्पस रिवीजन के लिए है, कंप्लीट डिटेल नहीं होगा, बट यस हर एक टॉपिक आपको कराया जाएगा एंड यहाँ पे हर एक टॉपिक के 1 से 2 क्वेश्चंस भी आपको कराए जाएंगे। तो जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम लोग इंटरमीडिएट्स देखेंगे, देन इंडक्टिव इफेक्ट, देन रेजोनेंस, देन मेसोमेरिक इफेक्ट, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड बेसिक स्ट्रेंथ। एंड सबके 1 से 2 क्वेश्चन अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं विथ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में हमें कार्बोकेटाइन, कार्बन फ्री रेडिकल एंड कार्ब एनाइन देखना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हेटेरोलिटिक फिजन से होता है। फिजन मतलब टूटना, हेटेरोलिटिक यानी कि अनइवन टूटना। ठीक है, सो ये जो यहाँ पे बॉन्ड था ये कंप्लीट इस Cl पे आ जाएगा। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव हो गया, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे आ जाएंगे, ये Cl नेगेटिव और CH3 पॉजिटिव हो गया। ठीक है, एंड CH3 पॉजिटिव का हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली 3 सिंगल बॉन्ड हो गए, दैट्स व्हाई sp2। ठीक है, इसका स्टेबिलिटी देखा जाए कार्बोकेटाइन का, तो एक चीज़ याद रखना, प्लस को प्लस पसंद है। ठीक है, हम लोग अभी आगे देख रहे होंगे डोनेटिंग ग्रुप्स। ठीक है, सो डोनेटिंग ग्रुप्स के लिए हम लोग प्लस साइन का इस्तेमाल करते हैं एंड विड्रॉइंग ग्रुप के लिए हम लोग माइनस साइन का इस्तेमाल करते हैं। और कार्बोकेटाइन पे भी कार्बन पे प्लस होता है और कार्बोनाइन पे कार्बन पे नेगेटिव होता है। सो कार्बोकेटाइन को प्लस पसंद है क्योंकि कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और प्लस वाले देते हैं, डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन देंगे इसको। ठीक है, तो जो चीज़ इसके पास कमी है वो यदि इसको मिल जाए तो इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली विड्रॉइंग ग्रुप को हम लोग नेगेटिव से डिनोट करते हैं, ये विड्रॉ करते हैं और कार्बोनाइन के पास बहुत इलेक्ट्रॉन है। सो विड्रॉइंग ग्रुप इससे इलेक्ट्रॉन लेके इसका इलेक्ट्रॉन वाला दर्द कम कर देंगे, नेगेटिव दर्द कम कर देंगे, दैट्स वाई ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो समझ में आ गया। और कार्बन फ्री रेडिकल भी प्लस जैसा ही दिखाता है, कार्बोकेटाइन जैसा ही इफेक्ट दिखाता है। सो वही चीज़ है, प्लस को प्लस पसंद है। सो देयरफॉर कार्बोकेटाइन के साथ यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ हो, चाहे तुम्हारा प्लस आई लगा हुआ हो या प्लस एम जो भी लगा हुआ हो, तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ाता है। कार्बन फ्री रेडिकल C पे एक डॉट यानी कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें होमोलिटिक फिजन होता है। फिजन मतलब टूटना, होमोलिटिक यानी कि इक्वल टूटना। सो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन पे जाएगा, एक तुम्हारा CH3 पे चला जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। एंड जैसा कि हमने यहाँ पे भी देखा था कार्बोकेटाइन में, इसमें भी वैसा ही है, दैट इज कार्बन फ्री रेडिकल को प्लस पसंद है। ठीक है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा। कार्बोनाइन का बात करें, सो इसमें जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन पे आ जाते हैं, इस तरीके से नेगेटिव चार्ज इसमें आ जाएगा। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। ऑब्वियसली इसमें भी हेटेरोलिटिक फिजन हुआ क्योंकि दोनों के दोनों इस पे ही आ गए और माइनस को माइनस पसंद है। सो कार्ब एनाइन के ऊपर यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ाएगा, यदि डोनेटिंग ग्रुप होगा तो फिर उसका स्टेबिलिटी घटा देगा। समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट एक वीक इफेक्ट है, ठीक है, और एडिटिव इफेक्ट है ना, यानी कि यदि 2 से ज़्यादा लग रहा है तो फिर उसका एडिशन हम लोग करते चलेंगे। और ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण अराइज होता है, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण अराइज होता है। जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के एंड ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के। ठीक है, और देखो जैसे यहाँ पे एडिटिव इफेक्ट जैसे मैंने आपको बोला था, है ना, और ये डिस्टेंस वाला इंडक्टिव इफेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। तो जैसे जैसे हम लोग दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इसका इफेक्ट कम होते जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो इस R ग्रुप के साथ ये क्लोरीन लगा हुआ है ना, तो क्लोरीन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, सो इस पे आएगा तुम्हारे पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और इस कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बट जो ज़्यादा नज़दीक है उस पर ज़्यादा पार्शियल पॉजिटिव आएगा और जो दूर है उस पर कम आएगा। और यदि इस सब का यदि हम लोग सम कर देंगे तो ऑब्वियसली वो 0 के बराबर ही आएगा, है ना, न्यूट्रल। और इंडक्टिव इफेक्ट का एक चीज़ आता है इसमें DNP रूल, यानी कि डिस्टेंस नंबर पावर, है ना। यदि हम लोग को यदि कंपैरिजन दिया हुआ हो तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग डिस्टेंस को देते हैं, देन नंबर को देते हैं, देन पावर को देते हैं। ठीक है, ये चीज़ अभी हम लोग आगे देखेंगे कैसे देते हैं। 2 चीज़ें यहाँ पे, एक -I ऑर्डर, एक +I ऑर्डर। माइनस जैसे मैंने बताया विड्रॉइंग ग्रुप एंड -I ऑर्डर को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, माइनस वाले सारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस वाले इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है, सो ये माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कौन कर सकता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो जैसे देखो यहाँ पे प्लस वाले इलेक्ट्रॉन की कमी होते हैं। और कौन इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करता है? ठीक है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिसका इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इससे भी इसको -I वाले को रिलेट किया जा सकता है। ठीक है, सो देखो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा उसका -I भी ज़्यादा होगा, ऐसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आपने इसका कई सारा ट्रिक देखा होगा, पर मैं आपको यहाँ पे भी एक लॉजिक बताने वाला हूँ जिससे आपको ट्रिक व्रिक याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यदि याद करना भी है तो बस इन तीनों को याद कर लो, जो कि वही है, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश रेशमिया। ठीक है, बस इन तीनों को याद कर लो, बाकी सब में लॉजिक लगाना है। समझ में आ गया। और वैसे इसको भी याद कर सकते हो, जैसे F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होता है, देन R का होता है, देन H का होता है। ठीक है,
ऐसे इसको याद कर सकते हो। और प्लस वाला तो सबसे आगे आएगा, है ना, सबसे ज़्यादा इसका होता है, क्योंकि प्लस वाले को तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। ठीक है, ना फरहान, ना ऋतिक, ना हिमेश रेशमिया, ना ओमपुरी, ऐसे भी करके आप लोग इसको याद कर सकते हो। ठीक है, सो NF3 प्लस, देन उससे कम हो जाएगा NR3 प्लस, देन फिर NH3 प्लस, उसके बाद आता है NO2। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग से देखना, नाइट्रोजन, ठीक है, उसके बाद कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे तुम बोलोगे कि ऑक्सीजन को पहले आना चाहिए था, देखो ऐसा नहीं है। यदि इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आता है, और ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है। इसमें तो यहाँ पे C पे डबल बॉन्ड आ रहा है ना, सो डबल बॉन्ड से ज़्यादा तो ट्रिपल बॉन्ड का ही होगा ना, इसलिए यहाँ पे CN पहले आता है। ठीक है, नाइट्रोजन पहले आया, NO2, देन CN आया, देन फिर ये यहाँ पे CHO आया। अब इसमें क्या है, इसमें यहाँ पे एक R ग्रुप लगा रहेगा। अब R ग्रुप क्या है, ये जनरली प्लस I इफेक्ट शो करता है। ठीक है, जिसके कारण से इसका जो माइनस I है, ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो थोड़ा कम हो जाएगा, इसलिए इसको ये CHO यानी अल्डिहाइड के बाद आता है कीटोन। ठीक है, ऐसे भी आप लोग याद कर सकते हो, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और देखो इसमें क्या है, C डबल बॉन्ड OOH, इसका एक लोन पेयर होता है, और लोन पेयर इस बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में है। ठीक है, इसलिए इसका जो माइनस I वाला है वो थोड़ा घट जाता है ना, इसलिए ये थोड़ा पीछे आता है। ठीक है, सो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड करके आप लोग सिंपल सा याद रख लेना। ना देखो इसमें क्या करें, इसमें तो सिंपल सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लगा दो, फिर कल बाहर आई इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे देखो, फिर से यहाँ पे आ जाओ नॉर्मल वाले में, ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होगा, देन नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है, देन कार्बन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऐसा ही चलता है, जानते हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन के बाद कार्बन आ गया, उसके बाद नाइट्रोजन आया, तो देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये पहले आ जाता है, तो OH, देन यहाँ पे तुम्हारा अल्काइन, देन NH2 आएगा, देन उसके बाद जो भी कार्बन वाले हैं वो सब यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, सो अल्काइन वाला एक कार्बन बस पहले आ जाता है, बाकी अल्कीन पीछे आता है। अब इसमें क्या है, इसमें 3 डबल बॉन्ड है, 3 अल्कीन है, तो इसलिए ये पीछे आया, देन उसके बाद सिंगल अल्कीन। ठीक है, सो इस तरीके से आप लॉजिकली इसको याद कर सकते हो। समझ में आ गया। प्लस में क्या है, डोनेटिंग। डोनेटिंग यानी कि जिसके पास होनी चाहिए, एक्चुअली क्या होनी चाहिए, नेगेटिव चार्ज होने चाहिए, है ना। सो देखो अब एक चीज़ याद रखना, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर नेगेटिव स्टेबल होता है। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस पर नेगेटिव चार्ज उतना स्टेबल रहेगा, और यदि नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे स्टेबल है, सो देयरफॉर वो इलेक्ट्रॉन देगा ही क्यों, है ना, वो इलेक्ट्रॉन क्यों देगा, लेस टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन। और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर यदि नेगेटिव चार्ज है तो वो अनस्टेबल रहेगा, सो देयरफॉर वो ज़्यादा तीव्रता से इलेक्ट्रॉन अपना दे सकता है। जैसे यहाँ पे देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इसका ये सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये तुरंत दे देगा, सो देयरफॉर ये अच्छा डोनेटिंग ग्रुप होगा। देन उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन में देखें तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है और इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी दे देगा एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है ना, सो फिर लास्ट में आएगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे ये नेगेटिव है तो ये भी तो दे देना चाहिए, पर एक्चुअली है क्या, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज इस पे रेजोनेंस के साथ चला जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे हल्का सा नेगेटिव इधर चले जाएगा और थोड़ा बहुत रहेगा जो आगे यहाँ पे डोनेटिंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे हल्का सा मान लो कि तुम पार्शियल नेगेटिव होगा जो आगे यहाँ पे देगा, इस वजह से ये वाला पहले आता है, प्योर वाला। उसके बाद सिंपल 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, यानी कि कुछ इस तरीके से, अगर ऐसा हो तो 3 डिग्री अल्काइल बोल दो तुम इसको, है ना, इस तरीके से। ठीक है ना, इस तरीके से आता है ना, ऐसा, देन फिर ऐसा, इस तरीके से हो सकता है। देन उसके बाद फिर CH3 आता है लास्ट में। देन यदि हाइड्रोजन वाले की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा T, देन D, देन H। ठीक है, हाइड्रोजन के आइसोटोप्स होते हैं, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन। समझ में क्या कहानी है। अब देखो, अभी इस वाले का क्वेश्चन कर रहे हैं DNP रूल वाले का। अब ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक हमारा पहला क्वेश्चन है, इसको करते हैं। अब इसमें क्या कह रहा है, अब देखो यहाँ पे प्लस चार्ज है, इस पर प्लस चार्ज है। अब ये क्या इफेक्ट दिखाएगा, ये माइनस आई दिखाएगा, ये माइनस आई दिखाएगा। DNP लगाना है भाई। F और NO2 का पावर तो जाने दो, वैसे NO2 का पावर ज़्यादा होता है F से, पर पावर अभी जाने दो। पावर यहाँ पे इसका ज़्यादा है, किसका, NO2 का पावर ज़्यादा है, लेकिन डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो F कम डिस्टेंस पे है। ठीक है ना, पहले और दूसरे पोजीशन पे ही हो गया, लेकिन ये तो सबसे लास्ट में आ रहा है, तो यहाँ पे यदि देखा जाए तो माइनस आई इसका ज़्यादा होगा। अब क्या है कि प्लस को माइनस पसंद नहीं है, तो ये ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा, तो देयरफॉर ये कम स्टेबल है, ये F वाला कम स्टेबल है और ये वाला ज़्यादा स्टेबल है, सो स्टेबिलिटी वाइज ये चला जाएगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख रहे हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन ये रहा। दूसरा क्वेश्चन में डिस्टेंस सेम है, पर यहाँ पे 2 क्लोरीन है, यहाँ पे 1 NO2 है, सो ये क्या दिखाएगा, ये माइनस आई दिखाएगा, ये भी माइनस आई दिखाएगा। अब पावर तो ऑब्वियसली इसका ज़्यादा है, तो ठीक है, तो आई इसका ज़्यादा होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होगा। पावर से पहले हम लोग देखेंगे नंबर, सो नंबर इसका ज़्यादा है, सो देयरफॉर ये वाला आई ज़्यादा हो जाएगा। एंड सिमिलरली
यहाँ पे प्लस को माइनस पसंद नहीं है, सो ये वाला ज़्यादा अनस्टेबल हो जाएगा, देयरफॉर ये स्टेबल है। समझ में आ गया। नाउ तीसरा क्वेश्चन है ये, इसमें क्या है, इसमें देखो पावर तो दोनों का सेम ही है, ठीक है, दोनों में क्लोरीन क्लोरीन ही लगा हुआ है, पर यहाँ पे नंबर ज़्यादा है, नंबर भी ज़्यादा है, लेकिन पावर छोड़ो, नंबर भी छोड़ो, डिस्टेंस पहले देखोगे। सो ये नज़दीक है, ये दूर है, हटाओ, बाकी दोनों को गोली मार। यदि डिस्टेंस नज़दीक है तो इसका आई ज़्यादा होगा, एंड सिमिलरली माइनस आई इसका ज़्यादा होगा। सो प्लस को माइनस पसंद नहीं है, सो ये अनस्टेबल हो जाएगा ये वाला, एंड देयरफॉर ये स्टेबल हो जाएगा। सो इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को डील कर सकते हो यदि डीएनपी रूल लगाना हुआ तो। नाउ नेक्स्ट टाइम द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन अमंग द फॉलोइंग, मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन लगाना है। अब देखो ये जो है ये क्या करता है, ये तुम्हारा प्लस एम माइनस एम दिखाता है और माइनस आई दिखाता है। अब क्या है कि देखो सब में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है, रेजोनेंस में भी हम लोग देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का किस तरीके से रेजोनेंस का कंडीशन हो रहा है। बाकी यदि देखा जाए तो सब में रेजोनेंस हो रहा है, सब में रेजोनेंस हो रहा है, सब में रेजोनेंस हो रहा है, ठीक है। माइनस एम माइनस आई ये दिखाता है, ठीक है, माइनस एम और माइनस आई दिखाता है, हमने देखा था। अब क्या है, रेजोनेंस तो सब में हो रहा है, तो एम से तो आंसर जाएगा नहीं, है ना, आंसर जाएगा आई से। अब प्लस को आई पसंद नहीं है, ये बात तो मानते हो, प्लस को आई पसंद नहीं है, तो अब क्या करें यहाँ पे। सो प्लस इस आई से माइनस प्लस को माइनस आई पसंद नहीं है, पूरा बोलना पड़ेगा, प्लस को माइनस आई पसंद नहीं है। सो ये प्लस इस माइनस आई से जितना ज़्यादा दूर रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल। सो इसमें नज़दीक है, इसमें तो देखो बिल्कुल नज़दीक है, यहीं पे आ गया तो ये अनस्टेबल। सिमिलरली ये भी अनस्टेबल। इसमें देखा जाए इन दोनों में ये वाला प्लस ज़्यादा दूर है, सो देयरफॉर ये वाला सबसे ज़्यादा स्टेबल रहेगा, वही हमसे पूछा गया है, तो इस तरीके से कर सकते हो उसको। नाउ नेक्स्ट है रेजोनेंस। रेजोनेंस में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि कंप्लीट डीलोकलाइजेशन होगा, ठीक है। इसमें रेजोनेटिंग ये कोनिकल स्ट्रक्चर्स बनते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कोनिकल स्ट्रक्चर ही बोलते हैं। कैसे बनते हैं अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे, और जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उन सब का इक्विवेलेंट हम लोग रेजोनेट हाइब्रिड लिख सकते हैं। देखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होते हैं ये इमेजिनरी होते हैं, बट हाइब्रिड तुम्हारा रियल होता है। कंडीशंस, क्या कंडीशन रेजोनेंस के लिए, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए, जैसे कि तुम्हारा डबल बॉन्ड सिंगल प्लस, डबल बॉन्ड सिंगल माइनस, डबल बॉन्ड सिंगल लोन पेयर, डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड माइनस सिंगल प्लस या वेकेंट ऑर्बिटल, या लोन पेयर सिंगल प्लस या वेकेंट ऑर्बिटल, इस तरीके का हो सकता है। और इन दोनों कंडीशन में हमें ज़्यादातर बैक बॉन्डिंग देखने को मिलता है, ठीक है, और बैक बॉन्डिंग बहुत पावरफुल होता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे CH2 पे माइनस है, Cl है। अब Cl क्योंकि थर्ड पीरियड से आता है, ठीक है, तो इसमें जो तुम्हारा है कि डी ब्लॉक हो सकता है, थर्ड पीरियड में हम लोग जानते हैं डी ब्लॉक होता है। सो इसमें एक वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा, ठीक है, इसमें वेकेंट डी ऑर्बिटल होता है थर्ड पीरियड वाले में। सो अब इस वेकेंट डी ऑर्बिटल से ये इस माइनस का ये वाला रेजोनेंस हो जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ पे आ जाएगा, है ना, ये यहाँ पे आके डबल बॉन्ड बना गया, इस पे देखो नेगेटिव चले जाएगा, इसी को बोलते हैं हम लोग डी ब्लॉक रेजोनेंस, ठीक है। यहाँ पे बैक बॉन्डिंग भी होता है इस तरीके से। अब देखो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को समझना बहुत जरूरी है। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से लोन पेयर की ओर, यानी कि हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की तरफ जाता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है। नेगेटिव से ये लोन पेयर पे जाएगा, फिर लोन पेयर से डबल बॉन्ड पे, देन उसके बाद फिर प्लस पे चला जाएगा। यानी कि यदि इस पे देखा जाए, सो इस पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर इस तरह डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन यदि इस पे देखा जाए, इस पे, सो यहाँ पे देखो नेगेटिव से डबल बॉन्ड पे जाता है, यानी कि ये इधर चला जाएगा, इसमें इधर जाएगा, इसमें इधर, तो डायरेक्शन ध्यान रखना। सिमिलरली इसमें भी इधर जाएगा, ठीक है, और इसमें वो डिपेंड करता है कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए, कौन से एलिमेंट्स दिए हुए, वो देख लेना, ठीक है। इसमें देखा जाता है इसमें ऑब्वियसली इधर, इसमें ऑब्वियसली इधर जाएगा। इस तरीके से देखना किस डायरेक्शन की इधर होता है, वो इधर हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे डिपेंड करता है। नाउ नेक्स्ट है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब देखो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले देखो क्या करना है, जैसे यहाँ पे प्लस है, मतलब वही डबल बॉन्ड से प्लस के डायरेक्शन में जाएगा। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया और प्लस ये इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है, तो प्लस इधर आ गया और लोन पे मतलब डबल बॉन्ड उधर चला गया। अब क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये तुम्हारा इस पे जाएगा और यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो देखो ये जो डबल बॉन्ड था ये इधर आ गया और यहाँ पे प्लस आ गया। अब क्या होगा, अब ये जो है ये इस पे आएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखो ये यहाँ पे आ गया ये बॉन्ड और यहाँ पे प्लस हो गया। और सिमिलरली अब क्या होगा, अब ये जो है ये इस पे आएगा और अगेन से इस पे प्लस हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया। सो अब देखो क्या था, पहले ये बॉन्ड इधर था, अभी ये बॉन्ड इधर हो गया, ठीक है, तो ये हल्का सा चेंज हो जाता है ना, और इस तरीके से बनता है। और इसका हाइब्रिड देखा जाए तो इस तरीके से बनाओगे। और देखो डबल बॉन्ड कहाँ पे आ रहा है, सो हर एक पॉइंट पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इस तरीके से यहाँ पे गोल करना है, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे इस तरीके से गोल करके लिखते हैं। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है तो पार्शियल पॉजिटिव, इस पोजीशन पे आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव,
इस पोजीशन पे आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव, और एक तुम्हारा CH2 पे भी यहाँ पे इस तरीके से डबल बॉन्ड आ रहा है ना, तो यहाँ पे भी दिखाना पड़ेगा, और यहाँ पे भी पार्शियल पॉजिटिव आ रहा है। सो इस तरीके से रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनता है। समझ में आ गया ना? देखो एक क्वेश्चन है, पायरोल का स्ट्रक्चर बनाया गया है, पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो इसके लिए हमें इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो बनाना होगा। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले देखो इस तरीके से हम लोग करेंगे। सो अब क्या होगा, इसको यहाँ पे भेजेंगे, और क्या देखो हमने देखा था ना, लोन पेयर से तुम्हारा डबल बॉन्ड के डायरेक्शन में जाता है इलेक्ट्रॉन, है ना। सो ये इधर जाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जाएगा। सो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे डबल बॉन्ड, देयरफॉर इस पे पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि यहाँ से गया है। उसके बाद क्या, उसके बाद देखो NH। अब क्या देखो, यहाँ पे एक बॉन्ड था पहले से, अब क्या होगा, ये इधर आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। सो ये इधर आया और ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया। अब उसके बाद देखो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड है। अब क्या होगा, ये इसके पास आएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा, है ना, यानी कि यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे एक बॉन्ड आ गया, समझे। अब क्या करना है, अब देखो, अब यहाँ पे NH, ठीक है, और यहाँ पे एक बॉन्ड था। अब ये वापस से इस पे जाएगा और ये यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। सो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे बनाएगा और यहाँ पे एक नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, NH। अब ये इस पे जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, और ये उस पे चला जाएगा प्लस पे। तो प्लस पे यदि इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ऑब्वियसली वो न्यूट्रल ही हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे एक बॉन्ड था। सो इस तरीके से इसका जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो बनेगा। अब देखो क्या है, अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे मैक्सिमम किस पे आ रहा है, यानी कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है, उसी से हमें पता चल जाएगा हमारा आंसर। तो हमें बस ये देखना है कि कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल है। स्टेबिलिटी का क्या होता है, यहाँ देखो, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स देखते हैं। तो सब में यदि कितना पाई बॉन्ड है, सब में देखो दो ही पाई बॉन्ड है। सो इससे आंसर नहीं जाएगा। उसके बाद न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है चार्ज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, ठीक है। सो ये दोनों न्यूट्रल हैं, पर हमें इसका क्या काम है, हमें तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखना है कहाँ पे है। तो हमारा जो आंसर है वो हमारा आंसर इन्हीं चारों में से जाएगा, और इन चारों में सब चार्ज ही है, तो इससे भी आंसर नहीं जाएगा। नेगेटिव ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है, यहाँ पे तो सब में नाइट्रोजन पे पॉजिटिव ही है ना, और कार्बन पे नेगेटिव है, तो इससे भी आंसर नहीं जाएगा। अपोजिट चार्ज नियर सेम चार्ज फार्दर, यानी कि जो डिफरेंट चार्ज, यानी कि पॉजिटिव फॉर नेगेटिव, ये पास होने चाहिए, और पॉजिटिव पॉजिटिव दूर होने चाहिए, और नेगेटिव नेगेटिव दूर होने चाहिए, ठीक है ना। अपोजिट चार्ज नियर सेम चार्ज फार्दर, देखो इसमें क्या है, इसमें अपोजिट चार्ज दो, सब में अपोजिट चार्ज है। अब इसमें क्या है, इसमें अपोजिट चार्ज दूर है, सिमिलरली इसमें भी अपोजिट चार्ज दूर है। इन दोनों में देखो अपोजिट चार्ज एकदम बगल बगल है, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, सिमिलरली यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। सो इन दोनों में अपोजिट चार्ज नियर है, सो देयरफॉर ये दोनों जो है ये हमारा मोर स्टेबल होगा, ठीक है, मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो अब देखना है कि ये पोजीशन है ना, ये पोजीशन और ये पोजीशन कौन से नंबर का है। सो देखो ये पोजीशन था चौथे नंबर का, ठीक है, ये पोजीशन था दूसरे नंबर का, ये पोजीशन है 5वें नंबर का, और ये वाला पोजीशन है कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का। सो देखो दूसरे और 5वें नंबर वाला ज़्यादा स्टेबल है। सो देयरफॉर यहाँ पे यदि नेगेटिव चार्ज हुआ तो इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। सो हमारा आंसर चला जाएगा 2 और 5, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के। नाउ स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने देखा, सबसे ज़्यादा हम लोग पाई बॉन्ड को देखते हैं। पाई बॉन्ड से आंसर नहीं गया तो न्यूट्रल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा स्टेबल होता है, देन चार्ज, देन उसके बाद नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा स्टेबल रहेगा, देन अपोजिट चार्ज नियर सेम चार्ज फार्दर। और एग्जाम्पल है यहाँ पे देखो इन तीनों में से, ठीक है, CH3 COO NH3 अमाइड का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अब देखो A में कोई चार्ज नहीं है, सो A तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होना ही है, ठीक है। B और C में देखें तो क्या होगा, डबल बॉन्ड सबसे पहले देखना है। सो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से ये आंसर चला जाएगा। इसमें C में पाई बॉन्ड ज़्यादा है तो C का ज़्यादा स्टेबल, देन B हो जाएगा। बाकी तो देखना ही नहीं रहा, यदि पहले से आंसर जा रहा है तो उसी से हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे बना था वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। ये ऊपर जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। सो ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। अब क्या होगा, अब इसका लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पे जाएगा, सो यहाँ पे नेगेटिव, और यहाँ पे यदि इलेक्ट्रॉन आएगा सो पॉजिटिव और नेगेटिव बैलेंस हो जाएगा, सो देयरफॉर यहाँ पे न्यूट्रल हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ गया किस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, और ये हो गया उसका स्टेबिलिटी। नाउ दूसरा क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, NH डबल बॉन्ड O, इसमें न्यूट्रल है ये वाला, सो न्यूट्रल का सबसे पहले होगा, ठीक है। अब क्या है, अब डबल बॉन्ड देखते हैं हम लोग, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, बाकी सब जो चार्ज है
सो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना है। सो इसमें देखो 2 पाई बॉन्ड है, इसमें भी 2 पाई बॉन्ड है। सो बी और सी ज़्यादा होने वाला है, और बी और सी में देखा जाए सो पाई बॉन्ड तो दोनों में सेम है, तो इससे आंसर नहीं जाएगा। न्यूट्रल चार्ज से भी आंसर नहीं जाएगा। नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव है और यहाँ पे ऑक्सीजन पे पॉजिटिव है, सो देयरफॉर बी वाला ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा यहाँ पे। देन उसके बाद सी आ जाएगा। देन यदि डी और ई में देखा जाए तो पाई बॉन्ड दोनों में सेम है, दोनों ही चार्ज है, और नेगेटिव और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देखो, इसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, इसमें कार्बन पे नाइट्रोजन पे नेगेटिव है। सो ऑक्सीजन पे नेगेटिव वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, देयरफॉर डी पहले आएगा देन ई आएगा। तो इस तरीके से इसका स्टेबिलिटी लिख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है मेसोमेरिक इफेक्ट। इसमें हम लोग प्लस एम और माइनस एम देते हैं। प्लस एम वाला होगा डोनेटिंग और माइनस एम वाला विड्रॉइंग। ठीक है, प्लस एम वाला देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, इसको हम लोग एक्टिवेटिंग ग्रुप बोलते हैं, यानी कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है जनरली। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखो CH2 नेगेटिव, इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये डोनेट करेगा ना भाई, इसलिए ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो गया। अब क्या है यहाँ पे, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है ना, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पर जो नेगेटिव चार्ज है और लोन पेयर है वो अनस्टेबल रहता है, तो देयरफॉर ये जल्दी दे देगा। सो ये कम स्टेबल है, सॉरी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये जल्दी दे देगा, सो देयरफॉर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हुआ। सिमिलरली नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ये कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सो ये जल्दी दे देगा। ठीक है, देन फिर नाइट्रोजन देन ऑक्सीजन आएगा। अब इन पे कंप्लीट नेगेटिव चार्ज था, तो इसलिए ये पहले आएंगे क्योंकि ये पूरा नेगेटिव चार्ज दे सकते। अब लोन पेयर वाले OH और F, अब इसमें क्या होगा, अब OH F में देखा जाए तो OH कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है कंपैरिजन टू F, तो देयरफॉर ये जल्दी दे देगा। देन फिर लास्ट में F आएगा। तो इस तरीके से करना है, लेकिन याद रखना जो हेलोजेंस ग्रुप में है उसमें आंसर साइड से जाएगा, इस बात को याद रखना। बस एक चीज़ याद रख लो, मैं ज़्यादा चीज़ याद रखने बोल भी नहीं रहा, एक चीज़ याद रख लो ये वाला। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से याद रख लेना, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन देन आयोडीन, इस तरीके से याद रख लो। ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन देन आयोडीन, है ना, एंड आयोडीन। ठीक है, ऐसे करके याद रख लेना। अब इसमें क्या है, इसमें आंसर रिपल्शन से जाता है। ठीक है, स्मॉलर द साइज गिव इलेक्ट्रॉन फास्टर, सो F का साइज बहुत स्मॉल है, तो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह कम है इसके पास, तो ये दे देगा भाई कि तू रख ले यार, मेरे पास जगह कम है। आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, ठीक है, तो बहुत बड़ा इसका दिल है, सो ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन को जल्दी नहीं देगा। हालांकि देखा जाए तो F का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है, सो F पे लोन पेयर स्टेबल होना चाहिए, पर यहाँ पे आंसर साइज से जाता है। जिसका साइज छोटा उसमें रिपल्सन ज़्यादा, वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी दे देगा। समझ में आ गया, इस तरीके से करना है। नाउ माइनस एन विड्रॉइंग को बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दूसरे वाले में घटाएगा। ठीक है, याद रखना एक कंपाउंड में प्लस एम और माइनस एम दोनों ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, यदि मान लो यहाँ पे X है और ये Y है, ठीक है Y है ये, और यदि Y तुम्हारा प्लस एम है यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सो ऑलरेडी भाई ये अंडरस्टूड है कि X वाला इलेक्ट्रॉन लेगा, और यदि इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये माइनस एम हुआ। सो हर एक ग्रुप प्लस एम, ठीक है, प्लस एम और माइनस एम दोनों ही कंटेन करता है, इस बात को याद रखना। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डेंसिटी घटाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, देयरफॉर ये डीएक्टिवेटिंग होता है, यानी कि ये मेटा डायरेक्टिंग होता है। अब देखो इसका एग्जांपल देखो, इसमें NO2 का सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं NO2 का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगा, सो देयरफॉर ये ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर पाएगा। देन फिर CN का होगा क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, जैसा कि हमने I में देखा था। यहाँ पे देखो फिर CHO यानी कि एल्डिहाइड का, देन उसके बाद एसिड का, देन फिर अमाइड का होता है। तो इसको याद कर लेना, NO2 CN देन एल्डिहाइड एसिड अमाइड। समझ में आ गया? ठीक है, यानी ये डायरेक्टली मतलब यदि मैं ट्रिक बताऊँ, सो जिसमें ज़्यादातर तुम्हें डबल बॉन्ड वगैरह देखने को मिले ना, उसमें ये तुम लगा सकते हो। इसमें भी इसका O और इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, तो डबल बॉन्ड वाले ज़्यादातर में तुम्हें माइनस एम देखने को मिलता है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है हेलोजेंस में, हेलोजेंस में यहाँ पे X है, ये कोई भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन हो सकता है। अब इसमें क्या है, इसमें X पे लोन पेयर होगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सो लोन पेयर से डबल बॉन्ड के डायरेक्शन में जाता है, सो ये नीचे के डायरेक्शन में जा रहा होगा, यानी कि ये क्या होगा, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा, सो देयरफॉर ये प्लस एम दिखाएगा। प्लस एम कैसे दिखा रहा है, रेजोनेंस के कारण, और X यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण ये माइनस आई दिखाएगा। सो हेलोजेंस वाले माइनस आई और प्लस एम दोनों दिखाते हैं। और इसमें कैच है, इसमें माइनस आई का इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है प्लस एम से, बाकी ज़्यादातर तुम्हारा जो रेजोनेंस है वो ज़्यादा होता है ऑब्वियसली इंडक्टिव इफेक्ट से, बट तुम्हारा इसमें हेलोजेंस में हेलोजेंस यदि अटैच हो उसमें माइनस आई ज़्यादा हो जाता है। सो ये जो कंप्लीट है ये नेट डीएक्टिवेटिक होगा, इसको याद रखना है ना, माइनस आई और प्लस एम, और माइनस आई ज़्यादा तो ये कंप्लीट एक नेट जो है ये माइनस हो जाएगा, यानी कि नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग
और नेट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग के कारण ये एक नेट डीएक्टिवेटिंग होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को घटाएगा। बट प्लस एम के कारण ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। याद रखना, ओरिएंटेशन क्या बताएगा, ओरिएंटेशन यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग या मेटल डायरेक्टिंग। ओरिएंटेशन हमेशा तुम्हारा मेसोमेरिक इफेक्टिव बताएगा। यदि प्लस एम है सो देयरफॉर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, माइनस एम है तो मेटा डायरेक्टिंग। बस ओरिएंटेशन यही बताने का काम करेगा, है ना। और डीएक्टिवेटिंग है या एक्टिवेटिंग है ये तुम्हारा नेट बताएगा, ठीक है। आई नहीं बताएगा, नेट बताएगा। जो भी तुम्हारा नेट इफेक्ट आ रहा है वो तुम्हारा एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग बताएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। अब जैसे यहाँ पे देखो OH है, सिमिलरली OH इसमें इलेक्ट्रॉन देता है ना। सो ये OH प्लस एम होगा, देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो विड्रॉइंग ये माइनस एम होगा। तो वैसा ही मैंने बताया, एक प्लस एम होता है, दूसरा माइनस एम होता है। अब ये चीज़ तो मैंने पहले भी बता रखा है आपको, नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होता है डबल बॉन्ड से, सो देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, यानी कि ये वाला जो होगा, ये वाला है ना, ये तुम्हारा प्लस एम दिखाएगा और ये माइनस एम दिखाएगा, है ना। और नेगेटिव और लोन पेयर प्लस के साथ हो तो ऑब्वियसली ये भी डोनेटिंग होगा। डोनेटिंग है तो प्लस एम ये दिखाएगा और ये माइनस एम दिखाएगा। समझ गए? तो प्लस भी माइनस एम दिखा सकता है, ये सब तो माइनस एम दिखाते हैं, प्लस भी दिखा सकता है भाई, इसको याद रखना, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखो बेंजीन पे ये डबल बॉन्ड पे तुम्हारा प्लस अटैच है तो बेंजीन डोनेट करेगा ऑब्वियसली, इससे इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, सो ये प्लस एम दिखाएगा, ये माइनस एम दिखाएगा। समझ गए ना भाई कि प्लस में कैसे करना है? तो इस चीज़ को याद रखना अच्छे तरीके से। प्लस और माइनस एक साथ में आता है, यदि एक माइनस है तो दूसरा प्लस होगा, दूसरा माइनस है या तो पहला प्लस होगा। समझ में? अब देखो यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं। अब प्लस एम इफेक्ट कौन दिखाएगा इन सब में से? यहाँ पे देखो प्लस एम इफेक्ट कौन दिखाएगा? इसमें तो बॉन्ड आया था तो ये तो माइनस एम दिखाएगा। ये लोन पेयर के कारण से तुम्हारा प्लस एम इफेक्ट दिखा देगा क्योंकि लोन पेयर ये डोनेट करेगा। अब इसको ये NO2 नहीं है, ये NO2 नहीं है, ठीक है। NO2 का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, ठीक है। ये तो तुम्हारा ONO है, समझ गए ना। सो ये प्लस एम इफेक्ट दिखाएगा, तो यही हो गया हमारे पास आंसर, ऑप्शन बी नंबर। फिर भी आगे देख लेते हैं, ये CCl4 ये तो तुम्हारा कहीं माइनस आई या माइनस एच वगैरह कुछ दिखाएगा, और ये तो ऑब्वियसली ये वाला माइनस एम दिखाता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, दूसरा में माइनस एम कौन दिखाएगा? सो देखो माइनस एम ये तो तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाएगा प्लस एच, ठीक है। अभी हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग देखेंगे। सी के साथ यहाँ पे CS3 अटैच है, ठीक है। ये प्लस एच प्लस आई दिखाएगा। ये तुम्हारा लोन पेयर के कारण ये तुम्हारा प्लस एम दिखाएगा, और ये भी लोन पेयर के कारण तुम्हारा प्लस एम दिखाएगा। ये तुम्हारा डबल बॉन्ड है तो ये तुम्हारा माइनस एम दिखाएगा। आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सो प्लस एम और माइनस आई कौन दिखाएगा? ये तो भाई हेलोजन्स दिखाता है, ठीक है। ये तो सिंपल सा, ये तो माइनस एम दिखाएगा तो ये तो आंसर नहीं जाएगा। ये भी माइनस एम दिखाएगा, ये भी आंसर नहीं जाएगा। ये नेगेटिव है, नेगेटिव के कारण ये डोनेटिंग होगा, यानी कि ये प्लस एम होगा और प्लस आई होगा, ठीक है। सो ये भी नहीं होगा। हाँ, इसका देखा जाए सो ये तुम्हारा प्लस एम होगा और OH के कारण ये आई होगा, ठीक है। सो आंसर तुम्हारा डी चला गया, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था ना, यहाँ पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो ये तो माइनस आई दिखाता है, वैसे इंडक्टिव में प्लस लोन पेयर दे रहा है तो ये प्लस एम होगा, ठीक है। हेलोजन्स में एक्स्ट्रा क्या था कि इसका माइनस आई ज़्यादा होता है, इसमें क्या था, इसमें तो इसका प्लस एम ही ज़्यादा होगा, ठीक है। हेलोजन्स में वो माइनस आई ज़्यादा होता है, वो एक याद रखने वाली चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हो प्लस एम जिसका माइनस आई से ज़्यादा होना चाहिए? अब ये भी प्लस एम दिखाता है, ठीक है, लोन पेयर के कारण, और माइनस आई दिखाता है, पर इसका माइनस आई ज़्यादा है, सो देयरफॉर इसका आंसर नहीं जाएगा। ये तो तुम्हारा प्लस एम दिखाएगा और प्लस एम दिखाएगा, और क्या दिखाएगा, और ये तुम्हारा माइनस आई भी दिखाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर कहीं ना कहीं जा सकता है। ये तो तुम्हारा माइनस एम दिखाएगा, सो ये तुम्हारा आंसर नहीं जाएगा। ये भी माइनस एम दिखाएगा, ये भी आंसर नहीं जाएगा। तो आंसर हो गया हमारे पास ऑप्शन बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हो माइनस एम और माइनस आई कौन दिखाएगा? सो ये माइनस एम दिखाएगा ऑब्वियसली, और माइनस आई भी दिखाएगा, सो यही तुम्हारा आंसर जाना चाहिए। फिर भी आगे देख लेते हैं, ये तो प्लस एम दिखाता है, सो ये नहीं हो सकता है। ये भी प्लस एम दिखाएगा, ये भी प्लस एम दिखाएगा, सो ये भी नहीं हो सकता है। सो आंसर इसमें चला गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सो इस तरीके से इन क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी के कुछ रूल्स होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड के। कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड होना चाहिए, प्लेनर कंपाउंड होना चाहिए, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, और कंप्लीट रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों नहीं होते हैं, ये इन तीनों में से कोई भी फेल होता है तो रिंग नॉन एरोमेटिक होगा। यदि ये तीनों हो जाते हैं तो फिर आगे जाएगा। आगे हैकल्स रूल होता है। हैकल्स रूल से हमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के बारे में पता चलता है। यदि हैकल्स रूल्स में तुम्हारा यदि एरोमेटिक होना है तो उसके लिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक
ठीक है। अब इस n को यहाँ पे 0 रखोगे सो ये तुम्हारा हो गया 2, n को यदि 1 रखोगे तो 4 2 6, n को यहाँ पे यदि 2 रखोगे तो 4 2 8 2 10, यानी कि 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से तुम्हारा चलना चाहिए। यानी कुल समझ लो कि 2 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक हो गया। अभी तुम्हारा 4n यदि रूल को फॉलो कर रहा है, यानी कि 4n के जगह यहाँ पे तुम 1 रखो तो ये 4 इलेक्ट्रॉन, n के जगह 2 रखोगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, 3 रखोगे तो 12 इलेक्ट्रॉन, ऐसा यदि हो रहा है तो फिर वो एंटी एरोमेटिक होगा। जैसे इसमें देखो 1 2 3 4, ये तुम्हारा एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। एंड ओनली काउंट इलेक्ट्रॉन विच इज इनसाइड द रिंग, अंदर के रिंग वाले अंदर के इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। यदि बाहर में तुम्हारा इस तरीके से कुछ भी हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड वगैरह, उसको काउंट मत कर लेना, रिंग के अंदर वाले ही इलेक्ट्रॉन काउंट होते हैं, ठीक है। और अंदर वाले इलेक्ट्रॉन 2 6 10 के ऑर्डर में आ रहे हैं एरोमेटिक, 4 8 12 के ऑर्डर में आ रहे हैं तो फिर एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। और स्टेबिलिटी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा स्टेबल एरोमेटिक होता है, देन नॉन एरोमेटिक होगा, देन लास्ट में तुम्हारा एंटी एरोमेटिक होता है, ठीक है। ना देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, इसमें तो रिंग ही नहीं बन रहा है तो ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। अब इनमें रिंग बन रहे हैं तो इसमें देखना है यहाँ पे, सो इसमें रिंग बन रहा है, कॉन्जुगेशन है, हाँ कॉन्जुगेशन है। सो देखो यहाँ पे प्लस सिंगल डबल, फिर सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे कॉन्जुगेशन बन रहा है, सो देयरफॉर ये एरोमेटिक होगा। और इस आयन को बोलते हैं यहाँ पे ट्रोपिलियम आयन, ये एक्चुअली मोस्ट एरोमेटिक होता है, इसको याद रखना, ठीक है। इस आयन को याद रखना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का होता है, ये तुम्हारा मोस्ट स्टेबल होता है ट्रोपिलियम आयन, ठीक है। उसके बाद इस तरीके से देखो यहाँ पे ट्रायंगल है, इस पे डबल बॉन्ड ओ है। अब इस पे कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो इस पे यदि काउंट किया जाए तो 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक है। रिंग के अंदर के इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, 6 इलेक्ट्रॉन के कारण ये एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। इसमें रिंग के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, ये भी कॉन्जुगेशन है, हाँ भाई ये भी देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन में है, बिल्कुल है। सो और इसमें अंदर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर ये एरोमेटिक होगा। इसमें देखा जाए तो क्या इसमें कॉन्जुगेशन है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव सिंगल डबल सिंगल सिंगल आ गया, कॉन्जुगेशन ही नहीं है, सो नॉन एरोमेटिक हो गया। इसमें देखो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है। और कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, एरोमेटिक। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को काउंट मत करना क्योंकि ये बाहर के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसमें देखो इसमें ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर पे आते हैं, बाहर के इलेक्ट्रॉन काउंट नहीं होते हैं, ठीक है। और क्या होगा, देखो यहाँ पे इसमें कॉन्जुगेशन है, देखो डबल सिंगल लोन पेयर सिंगल लोन पेयर सिंगल डबल, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है। इलेक्ट्रॉन का बात करें तो 1 2 3 4 और 5 6 इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर ये एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे इस तरीके का यदि कंपाउंड हो तुम्हें तो लगेगा कि यार ये तो एंटी एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पर एक्चुअली ये इस स्ट्रक्चर का बन जाता है, ठीक है। ऐसा ये नहीं रहता है, इसमें अनस्टेबिलिटी रिपल्शन के कारण ये टब शेप का हो जाता है, और टब शेप का हो गया तो ये प्लेनर ही नहीं रहेगा, देयरफॉर ये नॉन प्लेनर हो जाता है। और नॉन प्लेनर यदि हो गया, प्लेनर कंपाउंड नहीं रहा, सो फिर वो एरोमेटिक नहीं रहेगा, ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। सिमिलरली इस तरीके का भी कंपाउंड है ना, यदि यहाँ पे ये पूरा एक बॉन्ड होता तो फिर वो एरोमेटिक हो जाता, पर यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, सिंपल सा यहाँ पे एक नॉर्मल सा है। यदि इसको हटा दिया जाए, यहाँ पे देखो इसको यहाँ से यदि हटा दिया जाए तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन इसलिए बनाया था क्योंकि आपको पता चल सके यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन रिपल्शन होता है, सो देयरफॉर ये नॉन प्लेनर बन जाता है, देयरफॉर ये नॉन एरोमेटिक रहेगा, ठीक है। और इसमें यदि डबल बॉन्ड हो जाए तो देखो यहाँ पे डबल सिंगल डबल सिंगल, ठीक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये कंप्लीट एरोमेटिक है। इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर एरोमेटिक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। 2 चीज़ें आती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन एंड हीट ऑफ कंबशन। सो देखो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे डिपेंड करता है एंड स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पे डिपेंड करता है। ऑर्डर क्या है, सबसे पहले हमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड देखना है, यदि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड बराबर हुआ फिर हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पे जाते हैं, ठीक है। सो इन तीनों में यहाँ पे कंपैरिजन करोगे, सो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, तो सबसे ज़्यादा तो इसका हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 1 पाई बॉन्ड है, फिर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन पे जाएंगे हम लोग। सो इसमें यदि देखा जाए इसके अलॉन्ग, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन में भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से अल्फा हाइड्रोजन निकालना है। सो इसके अलॉन्ग यहाँ पे कितने, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन है, सो 6 अल्फा हाइड्रोजन हुए। और इसके अलॉन्ग यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। सो 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, सो 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है,
सो देयरफॉर इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से एक्चुअली इसको हटा ही देते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको सी बोल देते हैं। सो यदि स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमसे पूछा जाए, ठीक है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर, सो देखो इसमें कंप्लीट रेजोनेंस हो रहा है, इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। लेकिन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का बात करें, सो ए का ज़्यादा होगा क्योंकि इसमें देखो पाई बॉन्ड ज़्यादा है। ठीक है, पाई बॉन्ड ज़्यादा है। उसके बाद स्टेबिलिटी में यदि देखा जाए तो इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है, तो देयरफॉर इसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। सो देयरफॉर ए देन सी देन बी, इस तरीके से किया जा सकता है। हीट ऑफ कंबशन में क्या है, हीट ऑफ कंबशन में नंबर ऑफ कार्बन पहले देखोगे, देन उसके बाद स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन देखोगे। यहाँ पे देखो इसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, इसमें 1 2 3 कार्बन है। सो ऑब्वियसली इस तरीके से होगा हीट ऑफ कंबशन। उसके बाद यदि कार्बन बराबर आ जाए तो स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन करके तुम लोग यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये था हमारे पास HOH एंड HOC। देखो अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे एरोमेटिक के प्रीवियस क्वेश्चन, ये 2023 का है, ये 2022 का है। इसमें क्या बोला है, कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज द नंबर ऑफ कंपाउंड विच ओबे हैकल्स रूल। हैकल्स रूल को ओबे करता है, तो यानी कि इसका कहने का ये मतलब है कि इसमें से एरोमेटिक कौन है। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि एरोमेटिक कंपाउंड कौन है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे। सो अब यहाँ पे देखो ये एरोमेटिक है, बिल्कुल ये एरोमेटिक है, ये तो एंटी एरोमेटिक है क्योंकि 1 2 3 4 है, 1 2 यहाँ पे एरोमेटिक है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एक सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 है, तो 4 3 12 4 × 3 + 2 इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, एरोमेटिक ऑब्वियसली। ये 1 2 3 4 5 6 एरोमेटिक है, ये 1 2 3 4 एंटी एरोमेटिक है, और ये तो नॉन एरोमेटिक है, अभी हमने देखा ही जैसे। सो इसमें से कितने कंपाउंड एरोमेटिक हैं? सो 1 2 3 और 4, टोटल यहाँ पे 4 कंपाउंड एरोमेटिक है, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिबिट एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी कौन नहीं होगा? सो इसमें तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, तो ये तो नॉन एरोमेटिक हो गया। ये अभी मैंने देखा ट्रोपिलियम आयन था ये, तो ये एरोमेटिक है। ये इसमें भी 6 है तो ये एरोमेटिक होगा, इसमें 2 है तो ये भी एरोमेटिक हुआ, तो इसमें आंसर चला गया हमारे पास ऑप्शन 1। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन था ये। और नेक्स्ट है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए इस तरीके का सिस्टम होना चाहिए, या तो कार्बोकेटाइन होना चाहिए, कार्बन फ्री रेडिकल होना चाहिए, ये डबल बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड, या फिनाइल ग्रुप, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, एंड एटलीस्ट 1 sp3 अल्फा हाइड्रोजन तो होना ही चाहिए। समझ में आ गया? जैसे कि यहाँ पे देखो इसमें ये डबल बॉन्ड है, इस पे सबसे पहला इस डबल बॉन्ड से कनेक्टेड जो कार्बन है, तो जैसे यहाँ पे देखो कार्बन डबल बॉन्ड, इन दोनों कार्बन को काउंट मत करना भाई, इससे कनेक्टेड जो sp3 कार्बन होगा, ठीक है, उसको काउंट करना। उस पर जितने भी तुम्हारे हाइड्रोजन होंगे वही अल्फा हाइड्रोजन कहलाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस डबल बॉन्ड क्या लो, ये एक अल्फा कार्बन है, ये एक अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन पे कनेक्टेड कितने हाइड्रोजन होंगे? यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड होगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन होगा, तो 3 तो 5 अल्फा हाइड्रोजन आ गया। ठीक है, इस बेंजीन पे कितने हाइड्रोजन कनेक्टेड है? पहली बात तो देखो 3 अल्फा कार्बन है, सो देयरफॉर इस पे कितने हाइड्रोजन है? तो 3 3 6 3 9 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है, एंड स्टेबिलिटी जो है, स्टेबिलिटी देखा जाए तो वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन पे ही, यानी कि इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। ठीक है, एंड टोटल यदि हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर पूछा जाए इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड वाला, ठीक है, इन्वॉल्विंग CH बॉन्ड है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर, तो वो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के ही बराबर होता है जितने तुम्हारे अल्फा हाइड्रोजन का नंबर है। और यदि नॉट इन्वॉल्विंग पूछा जाए तो बस 1 माइनस कर देना उसमें। देखो ऑर्थो मेटा पैरा जानते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा किसको बोलते हैं? यदि इस ग्रुप के देखो यहाँ पे जैसे ये कार्बोकेटाइन लगा हुआ है, कुछ भी लगा हुआ है, मान लो कार्बन लगा हुआ है, सो इसके इस पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इस पोजीशन को बोलते हैं, इस पोजीशन को मेटा, और इस पोजीशन को बोलते हैं पैरा। ठीक है, अब ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे तुम्हारा M इफेक्ट भी लग सकता है, H इफेक्ट भी लग सकता है, और I इफेक्ट भी लग सकता है। ठीक है, पैरा पोजीशन पे सिंपली M H I तीनों इफेक्ट लग सकता है, बट तुम्हारा मेटा पोजीशन पे सिर्फ I इफेक्ट लगेगा, इस बात को याद रखना। ठीक है, और वो डिस्टेंस डिपेंडेंट रहेगा। जो M इफेक्ट है वो डिस्टेंस इंडिपेंडेंट रहता है, और M इफेक्ट सिर्फ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही लगता है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन अकर अमॉन्ग द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तीनों PYQ है, 15 का है, 23 का है, 24 का है। हाइपर कॉन्जुगेशन किस में होगा? सो यहाँ पे देखो ये यहाँ पे स्ट्रक्चर है, इसके अलॉन्ग देखना है। सो ये तो तुम्हारा sp2 है, तो इसको काउंट ही नहीं करना है, और ये कार्बन है, इस कार्बन पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो इस पर तो कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा है। सिमिलरली ये तीनों sp2 वाले कार्बन है, इस पर भी नहीं हो रहा है। इस पर यदि देखा जाए तो ये तो ब्रिज हेड है, ब्रिज हेड पे नहीं होता है। हाँ, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और ये sp3 है, सो तीसरे नंबर वाले पे तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन हो सकता है। सो थर्ड इज द करेक्ट आंसर, 3 ओनली।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन इंडक्टिव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑपरेट्स, ठीक है, इन अपोजिट डायरेक्शन, इंडक्टिव इफेक्ट प्रीडोमिनेट्स, भाई इंडक्टिव इफेक्ट तो सबसे वीक होता है, सो ये डोमिनेट कैसे कर जाएगा, तो ये तो आंसर गलत है। हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व विद ऑर्थोजाइलिन, ठीक है, जाइलिन कुछ नहीं है, बस टोल्यूइन बनाओ, टोल्यूइन पे ऑर्थोमेटा पोजीशन पे, ऑर्थोमेटा पैरा पोजीशन पे CH3 ग्रुप लगा दो, ऑर्थो बोला है तो ऑर्थो पे CH3 लगा दो, सो ये ऑर्थोजाइलिन हो गया। क्या इस पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बिल्कुल होगा, ये तुम्हारा बेंजीन हो गया, एंड यहाँ पे देखो 3 और 3, सो देयरफॉर इसमें 6 अल्फा हाइड्रोजन होगा, सो ये सही है। सो फर्स्ट इज इनकरेक्ट, फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल ग्रुप अटैच टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन, ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पे मिथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है, एटम स्टेबलाइजेस द कार्बोकेटाइन, अब इसको कार्बोकेटाइन को क्या स्टेबलाइज करेगा, बिल्कुल कर देगा स्टेबलाइज, कैसे करेगा, अब ये क्या दिखा सकता है, ये तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करेगा और तुम्हारा प्लस आई इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है, ताकि ये इसको डोनेट कर सके, है ना। सो फिर माइनस आई तो करेगा नहीं ऑब्वियसली, इलेक्ट्रोमेरिक तो करेगा नहीं, ये तुम्हारा हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये जो है प्लस तुम्हारा ऑब्वियसली इस पर 3 अल्फा हाइड्रोजन होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन से ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है डांसिंग रेजोनेंस का स्ट्रक्चर। डांसिंग रेजोनेंस को हम लोग सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, ठीक है, इस तरीके का इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इस साइक्लोप्रोपेन पे एक यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दो, कार्बोकेटाइन लगा दो, और ये बहुत स्टेबल होता है। स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखा जाए, सो यदि 3 डांसिंग रेजोनेंस हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, ये इतना ज़्यादा स्टेबल होता है कि ये ट्रोपीलियम आयन से भी ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद सिंगल डांसिंग रेजोनेंस, देन फिर बेंजीन पे तुम्हारा ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, इस तरीके से होगा। देखो फाइनल ऑर्डर यदि देखा जाए तो फाइनल ऑर्डर सिंपल है, सबसे ज़्यादा डांसिंग रेजोनेंस का होता है, देन एरोमेटिक, देन रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, इसको आरोही, ठीक है, आ रही या आरोही करके इसको याद कर सकते हो, ठीक है, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। नाउ इसका हम लोग कुछ क्वेश्चन देख रहे हैं, तो देखो इस तरीके का यहाँ पे क्वेश्चन है। अब पहले वाले में क्या हो रहा है, इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ पे 2 रेजोनेंस हो रहा है, सो इसमें 2 रेजोनेंस होगा, ठीक है। इसमें यहाँ पे 1 रेजोनेंस हो रहा है डबल सिंगल डबल का, ठीक है, 1 रेजोनेंस हो रहा है। और यदि अल्फा हाइड्रोजन का बात किया जाए, रेजोनेंस खत्म, तो अब अल्फा हम लोग यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। सो इस पे यदि देखा जाए तो इस पे यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन, और इस पे देखा जाए तो अगेन से 3 अल्फा हाइड्रोजन, जब पे टोटल 6 अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे इसमें, ठीक है। इसमें भी यहाँ पे 1 रेजोनेंस हो रहा है, और इस पे यदि देखा जाए तो ये तो sp2 है, इसको काउंट नहीं करते, ये वाला हो जाएगा तुम्हारा, इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। इस पे कोई भी रेजोनेंस नहीं हो रहा है, कोई कॉन्जुगेशन नहीं बन रहा है, पर इस पे यदि देखा जाए इस पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, और इसकी वजह से यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन, तो टोटल 4 अल्फा हाइड्रोजन। देयरफॉर स्टेबिलिटी देखा जाए तो इसमें 2 रेजोनेंस हो तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ही है, इसमें रेजोनेंस के साथ 6 अल्फा हाइड्रोजन है तो देयरफॉर उससे ज़्यादा ही है, रेजोनेंस के साथ 2 अल्फा हाइड्रोजन है तो इसके ज़्यादा ही है, देन इसमें सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है, यानी कि सिर्फ हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। नाउ उसके बाद यहाँ पे देखो इस तरीके का है, यहाँ पे CHO लगा हुआ है बेंजीन पे, तो ये ऑब्वियसली -M दिखाएगा, OH है लोन पेयर है, सो देयरफॉर ऑब्वियसली ये +M दिखाएगा, ठीक है। Cl है तो ये -I दिखाता है, जैसा कि हमने देखा था, ये भी +M दिखा सकता है, ठीक है, +M दिखा सकता है, लेकिन इसका -I ज़्यादा पावरफुल होता है। हाइड्रोजन कुछ भी नहीं दिखाएगा तो इसको 0 बोल देते हैं। CH3 + H इफेक्ट दिखाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन हम लोग जानते हैं ना, ये इस पे एक्चुअली यहाँ पे इस पे भी 3 आएगा, ठीक है। सो अब देखो ये क्या इफेक्ट दिखाएगा, तो क्या बेंजीन से कनेक्टेड इस कार्बन पे कोई हाइड्रोजन है, बिल्कुल कोई हाइड्रोजन नहीं है। यहाँ पे यदि देखा जाए तो इसको इस तरीके से लिख देते हैं ना, ठीक है, CH3 CH3 CH3, तो ये ऐसा है, तो ये क्या दिखा सकता है, ये तो कोई H नहीं दिखाएगा, सो ये सिर्फ तुम्हारा +I इफेक्ट दिखा सकता है। समझ में आ गया। अब हमें देखना है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ऑर्डर किसका ज़्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस में है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑब्वियसली इन बेंजीन में, तो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाना है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन को हमें ऑर्डर देखना है, तो वो कैसे देखेंगे। सो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब बढ़ेगा, जब ये -M रहेगा और देने वाला +M रहेगा, ठीक है, यानी कि इसको दिया जाएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यानी कि कुल मिला के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बेंजीन का ऑर्डर देखना है। सो हमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का ऑर्डर देखना पड़ेगा कि कौन कितना अच्छा से डोनेट कर रहा है ताकि बेंजीन को इलेक्ट्रॉन मिलता रहे। सो सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पे B का होगा, क्योंकि B पे +M है, ठीक है। सो सबसे ज़्यादा B का होगा, देन उसके बाद प्लस और किस पे आ रहा है, +H, देन उसके बाद +I F का है, देन उसके बाद D का न्यूट्रल है,
सी और ए में तो माइनस आ रहा है, तो खींच देगा। तो सी जो है ये माइनस आई दिखा रहा है, तो ये थोड़ा कम खींचेगा। सो देयरफॉर सी, और एम तो भाई पूरा एकदम खत्म ही कर देगा इसको, देन ए। तो ये तो तुम्हारा ए जो है यानी कि जिसमें माइनस एम लग रहा है, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। सो बी ई एफ डी सी है, ठीक है। इस तरीके से होगा, आप लोग इसको देख सकते हो। और नेक्स्ट है एसिडिक स्ट्रेंथ। जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो H प्लस डोनेशन टेंडेंसी पर डिपेंड करता है, पहली बात तो, ठीक है। और ये Ka के प्रोपोर्शनल होगा, देयरफॉर ये pKa के इनवर्सली प्रोपोर्शनल एंड pH के भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ही इजी टॉपिक है, इसमें कुछ मत करो। जैसे यहाँ पे OH लगा हुआ है ना, सो H को हटा दो, बस H को हटा दो, यानी H प्लस को निकाल दो। H प्लस को निकालने के बाद जो भी तुम्हारा माइनस ग्रुप बनेगा उसका स्टेबिलिटी चेक करो। जो जितना अच्छा स्टेबल होगा H प्लस को देने के बाद, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा होगा। बस यही इसका एकदम कहानी है। सो एसिडिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन का देखना है हमको, कार्बन आयन का। सो कार्बन आयन का स्टेबिलिटी यानी कि कार्बन आयन क्या होता है, ये माइनस होता है। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। सो देयरफॉर माइनस एम माइनस एच माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और प्लस वाले के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये एक्चुअली हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। इस पर कंप्लीटली रिलाई मत करना, एक्चुअली करके देखना, माइनस एम यहाँ पे लगाना और देखना किससे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है, वही आंसर जाएगा। और देखो स्टेप्स के बारे में बात करें तो ऑब्वियसली जैसा कि मैंने बताया, आपको यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करना है, देन स्टेबिलिटी कंपेयर करना है कार्बन आयन का, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, एसिडिक स्ट्रेंथ में SIR आ जाता है, सर आ जाता है, यानी कि स्टेरिक इनिबिशन ऑफ रेजोनेंस, यानी कि रेजोनेंस का इनिबिशन हो जाएगा। यदि ऑर्थो ग्रुप पे, ठीक है, ऑर्थो ग्रुप पे तुम्हारा कोई बल्कि ग्रुप लग गया हो तो फिर वहाँ पे SIR हो जाएगा, तुम वहाँ पे रेजोनेंस नहीं करवा सकते हो, है ना। बल्कि ग्रुप जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा CH3 IBR है ना, N के साथ CH3 का 2 ग्रुप, देन COOH, यदि ये सब तुम्हारे ऑर्थो पोजिशन पे आ जाएंगे तो फिर वहाँ पे रेजोनेंस का इनिबिशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फिर वहाँ पे वही स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऑर्थो पे कुछ नहीं था, तो सिंपल सा ये वाला जो है ये माइनस एम दिखाएगा, सो ये प्लस एम दिखाएगा, ठीक है। तो इससे इलेक्ट्रॉन उसमें जा रहा था, ठीक है, ऐसा हो रहा था यहाँ पे। और उस कार्बन आयन को ये जो प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट है वो अनस्टेबल कर रहा होगा, ठीक है। तो एक एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम हो जाएगा। पर इसमें क्या है, इसमें तुम्हारा बल्कि ग्रुप यहाँ पे आ गया, अब जो ये प्लस एम हो रहा था वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। ये माइनस एम दिखाता और ये प्लस एम दिखाता, अब ये प्लस एम नहीं दिखा पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वही रेजोनेंस का इनिबिशन हो गया। तो ये अब क्या दिखाएगा, ले देखिए फिनॉल ग्रुप क्या दिखाता है ना, सॉरी फिनॉल नहीं, फिनाइल ग्रुप क्या दिखाता है, हमने देखा था ये तुम्हारा -I भी दिखाता है, क्योंकि यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड आते हैं। सो देयरफॉर ये -I दिखाएगा। और जो उधर बल्कि ग्रुप अटैच हुआ है उसका भी कुछ होगा, वो भी तुम्हारा +I -I कुछ दिखा सकता है। मेसोमेरिक इफेक्ट तो दिखाएगा नहीं क्योंकि उसका तो इनिबिशन हो चुका है। तो अब उसके इफेक्ट से जो भी होगा +I -I, उससे हम लोग आगे का आंसर दे रहे होंगे, समझ रहे ना, ये चीज़ होता है यहाँ पे। और SIR सिर्फ ऑर्थो पोजिशन पे लगता है। अब जैसे यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हर जगह OH लगा हुआ है, सबको यहाँ से HH हटाते चलो और नेगेटिव लगाते चलो, एसिडिक हाइड्रोजन हटाओ और नेगेटिव लगाओ। सो ये NO2 क्या दिखाएगा, ये -M दिखाएगा, -I दिखाएगा, CH3 +H दिखाएगा, Cn -I दिखाएगा, कुछ नहीं है तो 0 दिखाएगा। NO2 -M दिखा सकता था, पर क्योंकि ये ऑर्थो पोजिशन पे लगाए तो ये नहीं कुछ दिखा पाएगा। सेम चीज़ यदि पैरा पोजिशन पे है तो -M दिखाता है, लेकिन यदि ऑर्थो पोजिशन पे है तो फिर ये -M नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे SIR स्टेरिक हिंड्रेंस लग जाएगा। तो ये सिर्फ -I दिखा सकता है। समझ में आ गया? आप देखो माइनस को माइनस पसंद है, तो यहाँ पे देखो माइनस को माइनस पसंद है, समझ में आ गया? अब क्या होगा आगे देखो एसिडिक स्ट्रेंथ में, एसिडिक स्ट्रेंथ में बस हमें कार्बन एनायन का स्टेबिलिटी देखना है। तो सबसे ज़्यादा इसमें -M आ रहा है तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। देन उसके बाद इसमें -I आ रहा है, इसमें भी -I आ रहा है, ठीक है, पर इसमें नज़दीक -I यानी कि डिस्टेंस नज़दीक है तो देयरफॉर E का ज़्यादा होगा, देन फिर C का ज़्यादा होगा, देन D में 0 है तो 0 का सबसे ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि प्लस तो इसको घटाएगा ना, फिर प्लस जो है इसको अनस्टेबल कराएगा फिर, तो ये जो है B सबसे लास्ट में आएगा। सो इस तरीके से इसका एसिडिक स्ट्रेंथ लिख सकते हो। एक क्वेश्चन है यहाँ पे 2017 का, देखो द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। सो ये जो है ये तुम्हारा sp2 है, ये sp है, ठीक है, और ये क्या है, ये तुम्हारा है sp अगेन से, लेकिन यहाँ पे एक और R ग्रुप आ रहा है, इसमें कोई R ग्रुप नहीं है, और ये तो सिंपल सा sp3 है। तो एसिडिटी जो है, एसिडिटी यानी कि इस एक हाइड्रोजन को हटाते हैं, सो एक नेगेटिव आएगा, इसको भी हटाएंगे नेगेटिव आएगा, इसको भी हटाएंगे नेगेटिव आएगा, इसको भी हटाएंगे यहाँ पे नेगेटिव आएगा। सो नेगेटिव ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टेबल होता है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तुम्हारा ये वाला है, ठीक है, उसके बाद ये वाला है, देन फिर sp2 देन sp3।
तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, हाँ देखो ये, ठीक है ना, sp, देन उसके बाद फिर ये sp, देन sp2 sp3, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखा जाए तो। अब ये सबसे ज़्यादा क्यों होगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पे इसमें एक, यदि इसको हटाओगे तो माइनस आएगा, इसको हटाओगे तो माइनस आएगा। अब यहाँ पे इस माइनस को तोड़ने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन मतलब माइनस को अनस्टेबल करने के लिए कुछ नहीं है, पर यहाँ पे इस माइनस को अनस्टेबल करने के लिए तुम्हारा प्लस आई है। सो प्लस आई के कारण ये माइनस थोड़ा सा अनस्टेबल जाएगा, एंड यहाँ पे कुछ नहीं है, तो देयरफॉर ये माइनस वैसा का वैसा रहेगा। सो देयरफॉर समझ में आ गया, ये CH वाला सबसे ज़्यादा होगा, देन एक CH3 के कारण ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, देन फिर sp2 sp3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट है बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट, सब कुछ मोह माया है भाई, यही सिर्फ इंपॉर्टेंट है, बस एक ही लाइन इंपॉर्टेंट है बेसिक स्ट्रेंथ का। इसमें मैं सही बता रहा हूँ, क्वेश्चन करोगे कोई फॉर्मूला, कोई तुम्हारा ट्रिक कुछ काम नहीं आता है, सिर्फ एक ही चीज़ काम आता है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी। कौन जो एलिमेंट है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बस इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी पे ही डिपेंड करता है। यानी कि किस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, जिस पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि जिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगा, उसी का बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। समझ में आ गया? तो देखो, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी एंड अनस्टेबिलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। ऑब्वियसली कोई भी एलिमेंट पे, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे, ठीक है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे यदि नेगेटिव चार्ज दोगे तो वो तो अनस्टेबल रहेगा ना, वो तो तुरंत दे देगा, तो फिर उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। सो बेसिक स्ट्रेंथ में तुम्हारा जो लोकलाइज्ड लोन पेयर या तुम्हारा नेगेटिव चार्ज है वो, उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, ठीक है, रेदर देन डी लोकलाइज। अगर डी लोकलाइज है यानी कि ये रेजोनेंस में जा रहा है, और यदि रेजोनेंस में ये जा रहा है, ठीक है, सो ये तो इसका इफेक्ट कम हो गया ना भाई। रेजोनेंस में तुम अपना इसको दे रहे हो, इलेक्ट्रॉन को दे रहे हो, तो फिर दूसरे को देने के लिए, ठीक है, प्रोटोनेशन करने के लिए फिर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। सो देयरफॉर रेजोनेंस यदि करोगे यानी कि डी लोकलाइज हो रहा है, तो फिर उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा रेदर देन लोकलाइज से। लोकलाइज यदि तुम्हारा लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है तो उसका बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है। कैसा होता है अभी हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। और बेसिक स्ट्रेंथ स्टेबिलिटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, यदि इलेक्ट्रॉन के कारण स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली यार स्टेबिलिटी यदि ज़्यादा हो रहा है, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो स्टेबल हो जाएगा। सो स्टेबल होगा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन देगा कैसे, सो देयरफॉर उसका बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। एंड बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना डोनेट करेगा। सो देयरफॉर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के प्रोपोर्शन विथड्रॉइंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, देयरफॉर प्लस के प्रोपोर्शनल माइनस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक और चीज़ है, सेम पीरियड में यदि देखा जाए तो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाता है, ठीक है, सेम पीरियड में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे तुम्हारा लोन पेयर स्टेबल रहेगा, सो देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। ये चीज़ सेम पीरियड में देखा है। और सेम ग्रुप में साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, क्योंकि जितना साइज ज़्यादा वो उस लोन पेयर को ज़्यादा अपने पास रखने का क्षमता दे सकता है, ठीक है। लोन पेयर को अपने पास रहने के लिए जगह दे सकता है, और जगह दे दिया तो फिर वो दूसरे को देगा क्यों, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रेंथ उसका कम हो जाएगा, जैसे हमने देखा था फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, ठीक है। इस पे लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, लोन पेयर है, इसका साइज सबसे बड़ा है, सो ये ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी का बात करें, ठीक है, सो लोन पेयर के कारण स्टेबिलिटी कुछ इस तरीके से जाता है, ठीक है। सो इस पे जो लोन पेयर है ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ये कम देगा, ठीक है, ये देगा ही नहीं देगा, समझे, और ये दे सकता है, तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, ठीक है। ये मैंने आपको एज एग्जाम्पल बताया, तो इसको याद रखना। और वही बात है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होता है, तो देयरफॉर उस पर बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। ये चीज़ कहानी था, मेन चीज़ तो यही है भाई, सबसे मेन चीज़। इसमें देखो क्या होता है, इससे कि हमने इसमें देखा था SIR लग जाता है, स्टेरिक इंडेक्स ऑफ रेजोनेंस, ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप आने पे, इसमें भी ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप आने पे तुम्हारा SIP हो जाता है, यानी कि प्रोटोनेशन नहीं हो पाता है। अब बेसिक स्ट्रेंथ में क्या है, हम लोग हाइड्रोजन को खाते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन को खाने के लिए, हाइड्रोजन आयन को खाने के लिए क्या होना चाहिए, हाइड्रोजन आयन हमारे पास पॉजिटिव है, तो उसको खाने के लिए हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे खेलते हैं कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे पास हो। तो हाइड्रोजन को बुलाने के लिए कि आजा मेरे पास आजा, हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होना चाहिए। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि ज़्यादा हुआ तो इधर से भी हाइड्रोजन आ सकता है, इधर से भी आ सकता है। लेकिन यदि ऑर्थो ग्रुप पे बल्कि ग्रुप आ गया, ठीक है, सो भाई तुम इधर से हाइड्रोजन के लिए तो रास्ता ही बंद कर दिए, तो यहाँ से तुम्हारा प्रोटोनेशन का इनिबिशन हो जाएगा, भले तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन कितना हो, ठीक है। हाँ, इधर से आ सकता है, और यदि इधर कर दोगे तो फिर इधर से आने से रुक जाएगा। सो देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि ये ज़्यादा प्रोटोनेशन करवा सकता है, ज़्यादा हाइड्रोजन को अपने पास बुला सकता है, और इसका कम हो जाएगा, ठीक है। सो बल्किनेस बढ़ाओगे, इनिबिशन बढ़ेगा, सो बेसिक स्ट्रेंथ घट जाएगा।
समझ में आया क्या कहानी है? अब देखो एग्जाम्पल्स, देखो यहाँ पे ये वाला एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो इसे याद रखना। अब देखो यहाँ पे ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये लोन पेयर इस पे रेजोनेंस पे जा रहा है, ठीक है, लोन पेयर सिंगल डबल बॉन्ड, सो ये डीलोकलाइज्ड है, यानी कि इसके पास पावर ही नहीं है कि भैया तुम किसी को बुला सको। क्या बुलाओगे तुम? किसी दूसरे पे ध्यान दे रहे हो, तुम इसको क्या ही बुलाओगे अपने पास? कोई क्यों ही आएगा तुम्हारे पास यदि तुम किसी और पे ही ध्यान दे रहे हो, ठीक है। सो ये डीलोकलाइज्ड है, इसका बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा। सिमिलरली ये भी डीलोकलाइज्ड है, ये क्या ही बुलाएगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन तो किसी और को ही दे चुका है, ये क्या ही हाइड्रोजन को अपने पास रखेगा। इसमें देखा जाए तो ये जो लोन पेयर है ये लोकलाइज्ड है, यानी कि ये यहीं पे शुद्ध है, ठीक है, एकदम शुद्ध, कोई किसी दूसरे पे नजर नहीं डाल रहा है, शुद्ध है ये, ठीक है। sp2 है यहाँ पे, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है और लोन पेयर यहाँ पे लोकलाइज्ड है। इस नाइट्रोजन, ये भी नाइट्रोजन डीलोकलाइज्ड नहीं है, ये भी लोकलाइज्ड है, बट इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। देखो लोकलाइज्ड मिल जाए उसके बाद तुम एक बार हाइब्रिडाइजेशन देख लेना ताकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता चल सके। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पता क्यों करना है? क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लोन पेयर और नेगेटिव स्टेबल होता है, सो देयरफॉर बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। सो ए और बी तो सबसे लास्ट में आना, ये तो पक्की बात है, ठीक है। सी और डी में देखा जाए, सो डी का हाइब्रिडाइजेशन इसमें एन पे sp3 है, इसमें sp2 है, सो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव जो लोन पेयर है वो स्टेबल रहता है, सो सी बाद में आएगा। डी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लोन पेयर अनस्टेबल है, तो देयरफॉर ये तुरंत दे देगा हाइड्रोजन को, ठीक है, यानी कि प्रोटोनेशन करवा देगा। सो डी सबसे पहले आएगा, देन सी आएगा। बी और ए में देखा जाए, ए और बी में तो क्या होगा, यहाँ पे देखो दोनों ही डीलोकलाइज है, लेकिन ये जो है ये अगेन से वही sp3 है। और इसका बात किया जाए सो एक्चुअली यहाँ पे ना एक चीज़ यहाँ पे एक मिसिंग है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी आता है, ठीक है। और इस पे देखा जाए तो ये भी sp3 है यार। अब इस पे आंसर कैसे जाओगे? दोनों ही तुम्हारे sp3 आ गया, तो इस पे आंसर देने का क्या तरीका होगा? इस पे आंसर जाएगा थोड़ा दिमाग लगा के, समझ रहे हो ना? अब थोड़ा यहाँ पे अच्छे से सोचना पड़ेगा तुमको यहाँ पे, क्योंकि हर जगह सिर्फ तुम वही रटा रटा नहीं कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ये लोन पेयर एक ही बार रेजोनेंस में जा रहा है, यानी कि ये जो लोन पेयर है सिर्फ इधर से जाएगा एक बार बस। लेकिन ये जो लोन पेयर है ये इसके साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है, ये इसके साथ भी रेजोनेंस में जा रहा है, दो को एक साथ घुमा रहा है और हाइड्रोजन का सपना देख रहा है। बताओ यार, 3-3 करेगा, और ये एक ही को देख रहा है, ठीक है, बस एक ही को ये ध्यान दे रहा है, भाई मेरे लिए तो वही सही है, ठीक है ना। सो ये दो के साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये एक के साथ कर रहा है। सो कहीं ना कहीं इसका जो लोन पेयर है ये थोड़ा सा रहेगा इसके पास, बट ये तो भाई दोनों को अपना दे रखा है, तो ये तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा, मर जाएगा ये। तो ए सबसे कम आएगा, देन बी उससे ज़्यादा आ जाएगा, क्योंकि बी के पास थोड़ा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बचेगा ही बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है ना, कॉमन सेंस तुमको लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। ऐसे नहीं होगा भाई, बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड नहीं होता है। एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगा, डायरेक्ट एच हटाओ, माइनस का स्टेबिलिटी देख लो, बहुत ईजी है। बेसिक स्ट्रेंथ में सोचना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन टेंडेंसी देखना पड़ता है, ठीक है ना। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसे 2024 में क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है। सो इसमें वही चीज़ है, किसके पास कितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, सो बी ज़्यादा ए कम, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ समझ गए होगे। ना देखो ये एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें गुआनिडाइन का स्ट्रक्चर है, इसको यदि तुम सोचोगे कि फॉर्मूला से हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है, दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो क्या है, कार्बन है ऊपर, यहाँ पे NH है, NH2 है, NH2 है, ठीक है। कार्बन है, ऑक्सीजन है, NH2 NH2, कार्बन NH2 पे प्लस है, NH2 NH2, ठीक है। अब देखो क्या है, अब इस नाइट्रोजन पे ये लोन पेयर है, इस पे लोन पेयर, इस पे लोन पेयर, ये दोनों लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, डीलोकलाइज लोकलाइज, तो ये इससे तो हो नहीं सकता है काम, ये तो प्रोटोनेशन नहीं करा सकते। सिमिलरली ये भी, ये लोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज है, ये डीलोकलाइज्ड है। सिमिलरली ये भी डीलोकलाइज है, ये भी डीलोकलाइज है। ऐसा कहानी है यार। अब देखो हो क्या रहा है, अब ये जो डबल बॉन्ड है और ये लोन पेयर है, इसके कारण से ये प्लस m लगा रहा होगा ऑब्वियसली, क्योंकि इधर से इधर जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। हमने देखा था ये हायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और ये डबल बॉन्ड लोअर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। सो लोन पेयर यहाँ से इधर जाएगा, सो कहीं ना कहीं इस पे इस प्लस m के कारण इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ये भी प्लस m लगाएगा, ये वाला प्लस m लगाएगा, सो इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, ठीक है। ये भी प्लस m लगाएगा तो इस पे भी इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, तो ये जो प्लस आ गया था इस NH2 पे, उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं कम होगा, ठीक है। अब इन दोनों में किसका इलेक्ट्रॉन जो है, यानी कि किसका लोन पेयर जो है वो जल्दी दे सकता है? तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में देखा जाए तो नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज अनस्टेबल, सो देयरफॉर ये इलेक्ट्रॉन जल्दी से दिया जा सकता है, ठीक है। तो इसका बेसिक स्ट्रेंथ ए का सबसे ज़्यादा होगा,
देन बी का हो जाएगा, देन उसके बाद इस पे तो यार पॉजिटिव ही है तो ये सी का हो जाएगा। समझ में आ गया? सी सबसे लास्ट में आ जाएगा। ए क्यों? क्योंकि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे जो ये लोन पेयर है ये अनस्टेबल रहेगा तो ये जल्दी से दे सकता है। ये है गुआनिडाइन का स्ट्रक्चर और ये मोस्ट बेसिक स्ट्रक्चर होता है, इस पर याद रखना। ये शायद 2023 मणिपुर अटेम्प्ट में पूछा भी गया था। ठीक है, नाउ देखो बेसिक स्ट्रेंथ इन एलिफेटिक अमीन्स। अब अमीन्स में बेसिक स्ट्रेंथ देखना है। सो इसमें बेसिक मीडियम, सॉरी गैसियस मीडियम और एक्वस मीडियम हम लोग देखते हैं। तो देखो गैसियस मीडियम में क्या है, जितना ज़्यादा आर ग्रुप लगाओगे उतना ज़्यादा हो जाएगा बेसिक स्ट्रेंथ। आर ग्रुप ज़्यादा है सो प्लस आई इफेक्ट ज़्यादा होगा। सो प्लस आई इफेक्ट यानी कि डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा, सो ये इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा यहाँ पे, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा प्रोटोनेशन। बस गैसियस मीडियम में सिंपल सा है, जितना ज़्यादा तुम्हारे यहाँ पे प्लस आई लग रहा होगा, जितना ज़्यादा प्लस आई लग रहा होगा, सब तो यहाँ पे प्लस आई लगा रहा होगा। ठीक है, सो प्लस आई लगा रहा होगा तो जितना ज़्यादा प्लस आई लग रहा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ज़्यादा, सो देयरफॉर उतना ज़्यादा तुम्हारा प्रोटोनेशन यानी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। सो इस तरीके से। ठीक है, एक्वस मीडियम में थोड़ा अलग हो जाता है। यदि NH के साथ नाइट्रोजन के साथ मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन के साथ मिथाइल लगा हुआ हो तो फिर उसका ऑर्डर जाएगा 213, यानी कि 2 मिथाइल का ज़्यादा, देन 1 मिथाइल का ज़्यादा, देन 3 मिथाइल का ज़्यादा। और यदि इथाइल लगा हुआ हो तो 231। ठीक है, 2 दोनों में कॉमन है, सबसे आगे आएगा, देन फिर 13 मिथाइल है, M यानी मोनो 13, इथाइल है सो 31। इस तरीके से याद कर लेना। सो देखो N के साथ यहाँ पे 2 CH3 लगा हुआ है, N के साथ 1 CH3 लगा हुआ है, N के साथ 3 CH3 लगा हुआ है, और NH3 नॉर्मल वाला तो सबसे लास्ट में ही आएगा तीनों में। ठीक है, यहाँ पे N के साथ 2 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, N के साथ 3 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, N के साथ 1 इथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सो यदि मिथाइल लगा हुआ हो तो आंसर जाएगा 2 देन 1 देन 3। ठीक है, और इथाइल लगा हुआ तो आंसर जाएगा 2 देन 3 देन 1। समझ में आ गया? इस तरीके से इसको कर सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसको अच्छे से देखना कैसे करना है। यहाँ पे ये 2024 का क्वेश्चन है, ये स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे पी के भी वैल्यू पूछा गया है। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, सो ए का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ए है बेंजामाइन, ये ऑब्वियसली वही है तुम्हारा एनिलीन का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजामाइन हो गया। बी तुम्हारा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा यहाँ पे फिनाइल मिथाइल अमीन। फिनाइल बना लिया हमने, उसके बाद अमीन बनाओ, अमीन पे तुम्हारा मिथाइल लगा दो और 2 ग्रुप यहाँ पे H लग जाएगा। ठीक है, सी नंबर क्या बन रहा है? मिथेन अमीन, सिंपल सा। सो मिथेन अमीन, सो NH2 CH3 मिथेन अमीन हो गया। उसके बाद डी क्या कह रहा है? डी कह रहा है तुम्हारा N इथाइल इथेन अमीन। सो N पे तुम्हारा इथाइल और इथेन अमीन हो गया। N इथाइल इथेन अमीन, दोनों तरफ इथाइल लगाना है बस, यहाँ पे NH हो जाएगा। बस इस तरीके से करना है। समझ में आ गया? तो ये स्ट्रक्चर था तुम्हारा बेंज अमीन का। ठीक है, बेंजामीन का। ये स्ट्रक्चर तुम्हारा फिनाइल मिथाइल अमीन, ये तुम्हारा मिथेन अमीन, और ये N इथाइल इथेन अमीन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पी के बी का वैल्यू पूछा गया, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ का वैल्यू निकालते हैं। सो ये जो है ये तो डी लोकलाइज्ड है, इसमें लोन पेयर, इसका भी लोन पेयर डी लोकलाइज्ड होगा, इसमें भी लोन पेयर, इसमें भी लोन पेयर। सो इसका लोन पेयर डी लोकलाइज्ड, इसका डी लोकलाइज्ड, इसका लोकलाइज्ड, इसका लोकलाइज्ड। अब देखो इसमें ये प्लस आई लगा रहा है, इसमें प्लस आई लगा रहा है, इसमें प्लस आई लगा रहा है। सो इसमें 2 प्लस आई है तो डी सबसे ज़्यादा होगा, इसमें 1 है तो उसके बाद सी होगा। देन ये तो डी लोकलाइज्ड है, डी लोकलाइज्ड के बावजूद इसमें एक प्लस आई लग रहा है। ठीक है, तो बी ज़्यादा होगा, देन उसके बाद ए हो जाएगा। सो बेसिक स्ट्रेंथ का वैल्यू ही तुम्हारा होता है एक्चुअली के बी का वैल्यू। ठीक है, देखो बेसिक स्ट्रेंथ है ना, शायद यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है यार, एक सेंड लिख देता हूँ। ठीक है, एक चीज़ याद रखना, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इधर लिख देता हूँ। देखो बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू के बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। ठीक है, इस चीज़ का याद रखना, बेसिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल टू के बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के बी। सो बेसिक स्ट्रेंथ का ये ऑर्डर है, के बी के बराबर है, देयरफॉर पी के बी क्या हो जाएगा? पी के बी हो जाएगा तुम्हारे पास ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन डी। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा यहाँ पे है 9.38, ए के इक्विवेलेंट होगा 2। उसके बड़ा कौन सा है? उसके बड़ा है तुम्हारे पास 4.70। सो बी के इक्विवेलेंट होगा 3। उसके बड़ा है तुम्हारे पास 3.3 है, तो इसके बाद 1, देन उसके बाद है 3, देन उसके बाद 4। तो हमारा आंसर जाएगा 2314, विच इज 2314, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, ये था लास्ट क्वेश्चन एंड उम्मीद करता हूँ आपको बेसिक स्ट्रेंथ समझ में आ गया होगा। और देन ये चैप्टर यहीं पे एंड होता है। ठीक है,
लाइक कर देना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, बहुत मेहनत लगी इस वीडियो को बनाने में। सब्सक्राइब कर देना चैनल को यदि नए हो तो। एनी नोट्स आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दे रखा है। ठीक है, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और धमाकेदार चैप्टर के साथ। तब तक इस वीडियो को शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ एंड पढ़ाई करते रहो। थैंक